जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बांग्लादेश की सियासत में अब एक नया मोड़ निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि खालिदा जिया के बेटे की अब बांग्लादेश में वापसी हो चुकी है और वापसी इतनी दमदार रही कि वैश्विक मीडिया ने इसको कवर किया। यहाँ तक कि भारत की मीडिया में और सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में और कोई अलग ही तरीके से इसको देख रहा है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तारिक रहमान यानी कि खालिदा जिया के बेटे जो हैं वो 17 साल बाद बांग्लादेश से भारत के रिश्ते क्या सही कर पाएंगे, जो इस समय हालात बने हुए हैं, क्योंकि 17 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। खैर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे रहे हैं और 25 दिसंबर को ये बांग्लादेश लौटे हैं। 16 दिसंबर को रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लंदन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही थी कि वह 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनज़र घर वापस लौट रहे हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आपको बता दें कि तारिक रहमान की मां 80 वर्ष की हो चुकी हैं और आपको बता दें कि ये ढाका के एक अस्पताल में भर्ती हैं और यहाँ उनकी हालत गंभीर भी बनी हुई है। बांग्लादेश की राजनीति के क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के 3 बच्चों में से एक हैं। और अब डिटेल में जानेंगे कि तारिक रहमान है कौन। 20 नवंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। तारिक रहमान का ये कार्यकारी चेयरमैन से पहले पार्टी में सीनियर वाइस चेयरमैन और सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर भी रहे। सन 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए जंग जारी थी तो तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताती है। आपको बता दें कि शुरुआती पढ़ाई तारिक रहमान ने ढाका के BAF शाहीन कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई की। जैसे जैसे समय बीतता गया, तारिक रहमान ने अपनी मां के साथ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और ये गतिविधि इन्होंने लगातार अपनी बढ़ा दी। और फिर क्या, जनता में इनका कहीं ना कहीं एक चेहरा निकल के सामने आया। वह तत्कालीन सरकारों के खिलाफ सड़कों पर नजर आए और 1988 में वह बीएनपी के जनरल मेंबर भी बन गए। उन्होंने उस वक्त जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट किया और HM इरशाद की सरकार को गिराने में एक अहम भूमिका निभाई। साल 1991 में जब खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो उस चुनाव में पूरे देश में उनके चुनाव प्रचार को तारिक रहमान ने ही संभाला था। 1993 में तारिक रहमान की शादी डॉक्टर जुबैदा रहमान से हुई, जो बांग्लादेशी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके महबूब अली खान की बेटी हैं। अब पिछले 17 सालों में रहमान बांग्लादेश में क्यों नहीं रह रहे थे, तो ये आपको जानना चाहिए कि 17 सालों से रहमान लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। अगस्त 2004 में ढाका में आवामी लीग की एक रैली के दौरान ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। कार्यकर्ता घायल हुए और इस हमले में शेख हसीना भी बाल बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का भी नाम निकल के सामने आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, यानी कि इनकी मां उस समय प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई थी। बीएनपी ने इसे बदले की राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। तारिक रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के वक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीएनपी यह दावा करती है कि हिरासत में रखने के दौरान तारिक रहमान को प्रताड़ित किया गया और वह बीमार पड़ गए। साल 2008 में उन्हें बेल मिलती है, उन्हें जेल से छोड़ा जाता है और इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त मिल जाती है। रहमान तब से लंदन में ही थे और वहीं से बीएनपी की राजनीति में केंद्र भूमिका निभा रहे थे। आपको बता दें कि माइकल कुगलमैन हैं, जो अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया फेलो हैं। उन्होंने बताया कि बीएनपी नेतृत्व और पार्टी के समर्थक उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे, लेकिन लगभग 2 दशकों तक देश से बाहर रहने के बाद उन्हें
पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि अब वह अगुवाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब रहमान लंदन में आरामदायक जीवन बिता रहे थे तब पार्टी के अन्य नेताओं को शेख हसीना के दमन का सामना या सबसे ज़्यादा दमन झेलना पड़ा था, खामियाजा भुगतना पड़ा था। अक्टूबर 2018 में साल 2004 के ग्रेनेड हमले से जुड़े केस में तारिक रहमान और 18 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 24 मई 2023 को ढाका ट्रिब्यून ने साल 2001 से 2006 में बीएनपी सरकार के कार्यकाल में रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर एक 3 पार्ट की सीरीज प्रकाशित की थी। ये सीरीज दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित थी। इसमें रहमान को डार्क प्रिंस बताया गया था। रिपोर्ट में तारिक रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार और मीडिया को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए गए। अमेरिकी दूतावास के केबल्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि रहमान ने अवैध तरीकों से सैकड़ों करोड़ डॉलर की संपत्ति जमा की। रहमान को अवैध संपत्ति जुटाने के मामले में साल 2023 में 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अगस्त 2024 में छात्रों के आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरने से तारिक रहमान की किस्मत भी बदली। इसके बाद से उन्हें सभी लंबित 84 मामलों में बरी कर दिया गया, जिसमें साल 2004 के ग्रेनेड अटैक और मनी लॉन्ड्रिंग राजद्रोह जैसे मामले भी शामिल थे। अब कितनी अहमियत हो जाती है इनकी वापसी करने से, और शेख हसीना भारत में है तो भारत पर इसका क्या असर होने वाला है ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। अगर हम रहमान की वापसी को देखें तो ऐसे समय में हो रही है जब बीएनपी देश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई जबरन वसूली समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटना बीएनपी के कार्डन में जान फूंक देगा, साथ ही मतदाताओं के बीच भी अच्छा संदेश जाएगा। अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया फेलो माइकल कुगलमैन ने फॉरेन पॉलिसी के लिए एक लेख में लिखा है कि बीते साल शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए हुए आंदोलन ने तारिक रहमान की वापसी का रास्ता खोला है। वो लिखते हैं कि बांग्लादेश लौटने के बाद रहमान के लिए परिस्थितियां आसान नहीं रहने वाली हैं। हालांकि बीएनपी नेतृत्व और पार्टी के समर्थक उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे, लेकिन लगभग 2 दशकों तक देश से बाहर रहने के बाद उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह अगुवाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब रहमान लंदन में आरामदायक जीवन बिता रहे थे तब पार्टी के नेताओं का क्या हाल हुआ था। हालांकि चुनाव में बीएनपी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी चुनाव को हल्के में भी नहीं ले सकती। बीएनपी की पूर्व सहयोगी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी का असर भी बढ़ता दिखता है। खासकर सितंबर में ढाका विश्वविद्यालय के कैंपस चुनाव में उसकी स्टूडेंट विंग की जीत के बाद इस चुनाव को बांग्लादेश में लंबे समय से राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाता है। साथ ही जमात इस्लामी खुद को भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित बताती है। जनता के बीच सुधार की चाहत और बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव के मौजूदा दौर में जमात इस्लामी का ये संदेश खासा असरदार भी साबित हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जमात इस्लामी के उभार और आवामी लीग की नेता शेख हसीना के देश छोड़कर जाने की वजह से ऐसे मतदाता जिन्होंने ये तय नहीं किया कि वोट किसे देने जा रहे हैं, वे बीएनपी का रुख कर सकते हैं। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट आसिफ बिन अली ने द प्रिंट से कहा कि असल मुद्दा फ्लोटिंग वोटरों का है। वे जो इस्लामिस्ट को पसंद नहीं करते, जो किसी इस्लामी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, जो बीएनपी को लेकर संदेह में है लेकिन उसे एक उदार लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देखने को तैयार है। अगर बीएनपी सत्ता में आना चाहती है तो इन फ्लोटिंग वोटरों का भरोसा बहाल करना होगा। अगर तारिक वापस नहीं लौटते हैं तो बीएनपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह खालीपन जमात भर सकती है। आसिफ अली का मानना है कि बीएनपी को आगामी चुनाव में संभालने के लिए जमीन पर एक नेता की जरूरत है। वह कहते हैं, लंदन से घोषणाएं करना या लाइव संबोधन एक बात, लेकिन घर वापस आकर लोगों से हाथ मिलाकर, आम लोगों से सड़कों पर बात करके, मस्जिदों में नमाज पढ़कर, हिंदुओं के मंदिर जाने, लोगों के सामने भाषण देने, इन सबसे एक उम्मीद पैदा होती है। अब बहुत से लोगों के लिए तारिक उसी उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं, लेकिन भरोसा कमजोर हो रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व मंत्री खालिदा जिया के ये बेटे हैं तारिक रहमान। थोड़ा हम खालिदा जिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि खालिदा जिया हैं कौन, और जैसे हमने जाना कि प्रधानमंत्री थी, तो खालिदा जिया के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति जो है, हमने ज़्यादातर
शेख हसीना के बारे में जाना और शेख हसीना की बायोग्राफी भी हमने आपको बताई है। चलिए जानते हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो 1991 से 1996, 2001 से 2006 इनका कार्यकाल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की नेता हैं और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा हैं। उन्होंने राजनीति में अपने पति की हत्या के बाद प्रवेश किया। 2 दशक से अधिक समय तक शेख हसीना के साथ कड़ा राजनीतिक संघर्ष किया और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल भी गई। हालांकि अब वे रिहा हो चुकी हैं और घर पर नजर बंद हैं। 15 अगस्त 1945 जलपाईगुड़ी पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है में इनका जन्म हुआ था। 1960 में सैन्य अधिकारी और बांग्लादेश के भविष्य के राष्ट्रपति जियाउर रहमान से इन्होंने शादी की थी। 1981 में पति की जब हत्या हुई यानी कि जियाउर रहमान की जब हत्या हुई तो उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय हुई और बीएनपी की अध्यक्ष बन गई। पहली बार प्रधानमंत्री ये 1991 का चुनाव जीतकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शिक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की इन्होंने कोशिश की। 1996 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। कुछ हफ्तों के लिए फिर से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2001 से 2006 के बीच में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, यानी कि 2001 के चुनाव में जीतकर फिर से सत्ता में लौटी और भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर नकेल कसने का वादा किया। बांग्लादेश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनकी कटु प्रतिद्वंदिता बांग्लादेशी राजनीति पर हावी रही है। 2007 में सेना समर्थित सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुई और जेल गई। 17 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और फिलहाल वह घर में नजरबंद है। बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनकर देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण महिला शक्ति के रूप में उभरी। शिक्षा को सुलभ बनाने और कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लें जिनकी ये पत्नी थी, यानी कि जियाउर रहमान। जियाउर रहमान कौन है ये जानना हमारे लिए एक बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और बांग्लादेश में इनका एक बेहद बड़ा कदम माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी हत्या कर दी जाती है? इनका जन्म 19 जनवरी 1936 को बंगाल के बागबारी में हुआ था, जो बांग्लादेशी है, ठीक है। कराची और बाद में पाकिस्तान की सैन्य अकादमी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 के दौरान मेजर के पद पर थे और मुक्ति वाहिनी के सेक्टर कमांडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा का संदेश रेडियो पर प्रसारित किया था। युद्ध के बाद 1972 में कर्नल बने और बाद में आर्मी चीफ भी बने, यानी कि सेनाध्यक्ष बने। अगस्त 1975 के सैन्य तख्तापलट के बाद, जिसमें देश के पहले नेता शेख मुजीबुर रहमान मारे गए, वे प्रमुखता में आए और सेनाध्यक्ष बने। अप्रैल 1977 में देश के 8वें राष्ट्रपति बने और 30 मई 1981 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। 1978 में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की, बीएनपी, जो आज बांग्लादेश की 2 प्रमुख पार्टियों में से एक है। उनके कार्यकाल में कृषि उत्पादन बढ़ा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई गईं और देश ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भी उस समय किया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार किया और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, यानी कि जो सार्क का प्रस्ताव है इन्हीं के द्वारा रखा गया था। नहरों का निर्माण, जन शिक्षा अभियान और ग्राम सरकार की स्थापना जैसे कार्य इन्होंने किए। 30 मई 1981 को चटगांव सर्किट हाउस में एक सैन्य तख्तापलट के प्रयास के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनका अंतिम संस्कार दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। उनकी पत्नी खालिदा जिया, जो बाद में बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं, पुत्र तारिक रहमान और अराफात रहमान। तारिक रहमान तो अब आ ही गए हैं। अराफात रहमान की बात करें तो वो दिवंगत हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बांग्लादेश और भारत दोनों के संबंध इस समय बहुत ही गड़बड़ चल रहे हैं और भारत की भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्य लगभग कट गए थे। बांग्लादेश बना तो एक उम्मीद जगी कि शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के सत्ता में रहते यह उम्मीद जिंदा भी रही, लेकिन बांग्लादेश में जियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद के उभार ने भारत के हितों पर उस समय चोट पहुंचाई थी। ऐसे में भारत के लिए मजबूरी थी कि शेख हसीना और अवामी लीग को मजबूत किया जाए। लेकिन जब शेख हसीना खुद बांग्लादेश में अलोकप्रिय हो रही थी, तब भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए थी। 2023 के चुनाव में भारत को शेख हसीना का बचाव नहीं करना चाहिए था। भारत ने टूटने की आशंका के बावजूद अपने सारे अवामी लीग की टोकरी जो है उसमें अपने अंडे रख दिए। ऐसा
कुछ प्रोफेसर्स या कुछ जो एनालिसिस करने वाले पॉलिटिकल एनालिसिस है वो मानते हैं कि जब 2023 का चुनाव हुआ उस समय भारत को शेख हसीना का खुलकर समर्थन नहीं करना चाहिए था, और ऐसा बांग्लादेश के साथ ही नहीं भारत ने मालदीव और नेपाल में भी किया था। और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जब एक अलग पार्टी चुनाव जीत कर आती है तो उस समय कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। जैसे जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं महेंद्र पी लामा, इन्होंने कहा कि यही सारी बातें उन्होंने कही कि पूर्वी पाकिस्तान के कारण भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य कटे हुए हैं, बांग्लादेश बना तो वही है शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के सत्ता में, बात वही थी जो हमने आपको बताया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हुमायूं कबीर है एक, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। इन्होंने बोला है अमेरिका में बांग्लादेश के ये पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर ये बांग्लादेश के पूर्व राजदूत थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि ढाका और दिल्ली के बीच मैंने कभी भी अविश्वास का ऐसा स्तर नहीं देखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत को वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और बांग्लादेश के साथ संबंधों में भरोसा लाने की पहल करनी चाहिए। दोनों देशों या दोनों देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। तो ऐसी बात इन्होंने कही हुमायूं कबीर ने। सब कुछ मिला जुला कर अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी इस समय जर्जर दिखाई पड़ रही है, और इसका लाभ बहुत सारे लोग लेने के फिराक में पड़े हुए हैं। और आप देखिए नए नए लोग इस समय पहुँचे हुए हैं बांग्लादेश में, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ करामात कर दें, क्योंकि जो तस्वीरें आज निकल के आई हैं बांग्लादेश से उससे ये साबित हो रहा है कि आने वाले समय में तारिक रहमान प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती के साथ वो वापसी की है। शायद इनके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ हो। बता दें कि 25 दिसंबर को ये लगभग 11 बजे ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, और एयरपोर्ट से 300 फीट रोड पर स्वागत कार्यक्रम इनका होता है, और करीब 3 बजे कार्यकर्ताओं के सामने ये भाषण देते हैं, और अपनी मां से मिलने के लिए भी ये जाने वाले थे। और आज के दिन जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि देने का इनका कार्यक्रम रहा। सावर शहीद स्मारक पर इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और कल के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो चुनावी तैयारी के तहत मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया ये देखेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी में उस्मान हादी की समाधि पर जाएंगे, और जुलाई विद्रोह के घायलों से ये मुलाकात भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके कार्यक्रम में देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे सत्ता देता है, और जिससे चाहता है उसे सत्ता छीन लेता है। ताकि रहमान ने यह टिप्पणी तारिक रहमान ने अपनी ये बातें फेसबुक के माध्यम से लिखी। उन्होंने लिखा कि अल्लाह आप जिसे चाहे ताकत देते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं। आप जिसे चाहे सम्मान देते हैं और जिससे चाहे अपमानित करते हैं। भलाई आपके हाथों में है। और ये सारी चीज़ें हैं जिस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तारिक की पत्नी और बेटी भी अस्पताल पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपनी परिवार के साथ देखे। और जिससे अब बांग्लादेश की अगर राजनीति में देखें ना तो एक नई राजनीतिक मतलब एक क्या कहते हैं ना सुपरमैन वाली एंट्री अगर हम देखें तो, जैसे बांग्लादेश को काफ़ी समय से हम लोग कवर कर रहे थे, लेकिन तारिक रहमान का जैसे ही आना हुआ तो मेरे लिए भी एक शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक मैं इन तक नहीं पहुंच पाया था। और इससे माध्यम से यानी कि इनके आने के क्रम में अभी पता चला कि बीएनपी कितनी मजबूत पार्टी के रूप में अब उभर सकती है, क्योंकि लगभग 17 सालों से वो दब गई थी। और क्योंकि जब शेख हसीना आई तो शेख हसीना की प्रतिद्वंदी पार्टी थी, तो शेख हसीना ने इसको काफ़ी दबाया, काफ़ी समाप्त करने की कोशिश की। और ये सारी चीज़ें थी। सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग इनको देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। और एक नई परंपरा, नई राजनीति, नया कुछ देखने को मिल सकता है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर किया करिए, जिससे उन्हें भी सही चीज़ें प्राप्त हो सके। जय नमस्कार, भारत माता की जय।